फिर शराब ने मौत बांटी है। एक बार फिर सरकारी अमला कार्रवाई में जुटा है। एक बार फिर लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्योंकि जहरीली शराब बेचने वालों पर लगाम के दावे फेल हुए हैं। गुड इवनिंग ने लोगों की शाम कर दी आखिरी। शराब की शक्ल में फिर मौत का खेल। शराब के ठेके से निकली जहरीली शराब ने अलीगढ़ में मौत का गंदा खेल खेला है। मातमी शोर से अलीगढ़ का करसुआ गांव गूंज रहा है। यहाँ 8 घरों में लाशें रखी हैं। इन 8 लोगों की जिंदगी के सूरज को जहरीली शराब ने अस्त कर दिया है। गांव के सरकारी ठेके में बिकने वाली शराब पीने से कई गांव में मौत का सन्नाटा पसरा है। करीब दर्जन भर लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और ये करसुआ गांव है, यहाँ ठेका है शराब का। 2-3 दिन से यहाँ ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार रहे हैं। यहाँ कई डेथ है गई, पड़ोस के गांव में है गई, लोग अंधे है रहे, मर रहे हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 प्लांट के ड्राइवर खत्म है गए। 3 या गांव में मौत है गई। 10 लोग हॉस्पिटल में। लोधा थाना क्षेत्र का कसेरुआ गांव में सुबह से मौत अपना पैर पसार रही है। पहले गांव में बने एक प्लॉट में 2 लाशें मिली। इसके बाद एक कर आसपास के गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मरने वालों में एक चीज समान थी, वो थी कसेरुआ गांव में बने शराब के ठेके में बिकने वाली शराब, जिसे आसपास के कई गांव के लोगों ने पिया था। दारू पी के खत्म है गए। कितने लोग खत्म हुए हैं? यहाँ तो क्या हुआ है? कितने? 7। कहाँ से दारू पी थी? यही ठेका पे से। 11 लोगों की जिंदगी पर शराब का ग्रहण। सरकारी ठेके की शराब बनी कार। शराब से मौत का सिलसिला बढ़ने लगा तो जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते गांव में अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक शराब पीने वाले 11 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शराब ठेकेदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ठेके के मालिक, संचालक और पर्यवेक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है। जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहां से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम एसएसपी के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था, जिसकी दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम भी करसुआ गांव में पहुंची और शराब से मरने वालों के परिवार से बात की। अलीगढ़ में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। तो मैं एबीपी गंगा ग्राउंड 0 पर मौजूद है और जो करसुआ गांव के बाहर जो देशी शराब का जो ठेका है, यहीं से शराब खरीद कर लोग पीते थे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लिखा हुआ है, जो अनुज्ञापी है उसका नाम गंगा सहाय है। और ऐसे में जो वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यानी जो 2021 चल रही है, हो सकता है कि इसका जो ठेका है वो अवैध तरीके से चल रहा हो। जो अलग अलग थाना क्षेत्रों की टीमें लगाकर आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज कर दी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत हुई है। शराब ने 2 गांव में मौत का खेल खेला है। जहाँ करसुआ गांव में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पड़ोस के छेरत गांव में भी शराब पीने वाले 3 लोगों की जान चली गई। परिजनों के मुताबिक सभी ने गांव के ठेके से शराब खरीदी थी। मरने वालों में 2 करसुआ में स्थित HP गैस बॉटलिंग प्लांट के ड्राइवर भी शामिल है। सब मेरे बड़े भाई थे और दारू पी करके इनको इनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की डेथ हुई है गांव में? करीबन 3 लोगों की, 4-5 लोग घायल तरीके में प्लांट पे
और कुछ प्लांट के ड्राइवर हैं। कैसे मौत हुई? दारू से। शराब कांड की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमों को गठित किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक संबंधित ठेके के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे शराब को लेकर पूछताछ कर रही है। आबकारी टीम और पुलिस की टीमें तत्काल वहां पर गांव में पहुंची और आबकारी की टीम के साथ जो संभावित ठेके थे उनको भी वहां पर सील किया गया, उनके सैंपल्स वहां पर लिए गए हैं। और इसके साथ ही मेरे एवं जिलाधिकारी अलीगढ़ जो हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस गांव का भ्रमण किया गया। वहीं पता चला कि एक पास के ही अन्य गांव अंडला में भी वहां पर कुछ लोगों की जो है तबीयत खराब है और उनको उपचार की आवश्यकता है, उनको वहां से जो है अस्पताल भेजा गया। पुलिस की 6 टीमें इसमें गठित की गई ताकि तत्परता से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। टीमों के द्वारा तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। गांव में जहरीली शराब के जरिए जिंदगियों से खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन हर बार कार्रवाइयों के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि जहर का कारोबार करने वाले बार बार ग्रामीण इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं, जो हर बार बड़ी तादाद में मौत बांट रहे हैं। अलीगढ़ से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और प्रयागराज के घाटों पर फिर हुई निर्लज्जता, फिर लाशों से खींचे गए रामनामी, फिर कब्रों से चुराई गई लकड़ियां। आखिर कौन है कब्रों का दुशासन जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है? श्रृंगवेरपुर के बाद फाफा मऊ में निर्लज्जता। फिर दर्जनों शवों से लूट लिए कफन। खींच ली रामनामी, कर दिया नग्न। शर्मिंदगी से भर देने वाली ये तस्वीरें तो याद ही होंगी। अभी कुछ ही दिन पहले की तो हैं ये तस्वीरें, जिसमें एक शख्स कोरोना काल में ही सही अंतिम संस्कार भी नसीब न कर पाने वाले शवों के ऊपर से रामनामी खींचता दिख रहा था। जलती चिताओं के पास से लकड़ियां भी चुराई गई थी। अब वही बेशर्मी प्रयागराज के फाफा मऊ घाट में दोहराई गई है। शवों से फिर चुराए गए कफन, लूटी गई लकड़ियां। कैमरे में कैद साजिश का शिकार दर्जनों शव। फाफा मऊ घाट पर दफनाए गए सैकड़ों शवों पर चढ़ाई गई रामनामी दुपट्टों और कब्रों के अगल बगल लगाई गई लकड़ियों को न सिर्फ गायब कर दिया गया, बल्कि इन्हें एक जगह इकट्ठा कर जला भी दिया गया। एबीपी गंगा ने एक बार फिर शमशान घाट पर उस जगह को भी ढूंढ निकाला जहां कब्रों पर चढ़ाई गई चुनरियों और लकड़ियों को जलाया गया। मौके पर शेष बचे अवशेष बड़ी साजिश के साफ इशारा कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर के बाद अब गंगा किनारे के दूसरे घाटों पर भी दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियां हटाई जाने लगी हैं। हालांकि ये काम कौन कर रहा है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में सरकारी अमला भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में फाफा मऊ घाट पर। शहर से ठीक सटा हुआ ये शमशान घाट है और आप जो सामने पुल देख रहे हैं, पुल के ठीक नीचे दाह संस्कार होता था, लेकिन पिछले अप्रैल और मई महीने में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया। श्रृंगवेरपुर की तरफ फाफा मऊ घाट की सैकड़ों कब्रों पर निशानी यानी पहचान के तौर पर चढ़ाई गई चुनरियां, रामनामी दुपट्टों और लकड़ियों को किसने और क्यों हटाया, ये सवाल फिर से उठ रहे हैं। आखिर हटाए गए सामानों को इकट्ठा कर आग के हवाले किए जाने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा तो साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना काल में तेजी से काल के काल में समाये लोगों की चिताओं की पहचान मिटाने के लिए इस तरह के काम को अंजाम दिया गया, क्योंकि शवों पर डाले जाने वाले रामनामी चुनरी, चादर और लकड़ियों के घेरे दूर से रेत में दफन शवों की पहचान कराते हैं। बिना रामनामी गंगा के किनारे रेत के टीले ही नजर आते हैं। शवों को इतनी बड़ी तादाद में दफनाया गया कि ये शमशान घाट कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आने लगा था। 2 दिन पहले हमने ये तस्वीर दिखाई थी कि श्रृंगवेरपुर घाट पर कुछ लोग
जो कब्रें बनाई गई हैं उन पर से चुनरी, लकड़ियां, रामनामी दुपट्टे हटा रहे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जिस तरीके की तस्वीरें श्रृंगवेरपुर से सामने आई थी, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ फाफामऊ घाट पर भी देखने को मिल जाएंगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर कब्रें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा कब्रों पर से चुनरियां हटा दी गई हैं। फाफामऊ घाट पर जिस जगह दफनाए गए शवों की कब्रों से कफन चोरी किए गए, वहाँ इन दिनों शवों का दाह संस्कार करने और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगी हुई है। मुझे नहीं, सबको दिक्कत हो रही है आने जाने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। किस तरीके की प्रॉब्लम हुई? पिया घूम रहा था बहुत ज़्यादा, गिरने का भी खतरा था, लगने का भी खतरा था। तो गलत है इस तरह से करपेट? हाँ, ये तो गलत है। जहां श्रृंगवेरपुर के मामले में जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, तो वहीं एक बार फिर फाफामऊ घाट की तस्वीरें तमाम सवाल पैदा कर रही हैं, क्योंकि फाफामऊ घाट पर लोगों की आवाजाही को खत्म करने के लिए श्रृंगवेरपुर की तरह ही चकड़ प्लेट्स को हटा दिया गया है। यहाँ का कोई वीडियो ऐसा वायरल नहीं हुआ है, ऐसा वीडियो या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जिसमें किसी को चुनरी हटाते हुए दिखाया जाता। लेकिन फिर कह रहा हूं कि सवालों के घेरे में सरकारी अमलाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इन दिनों लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, दाह संस्कार भी नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, पुलिस की एक पिकेट बिठा दी गई है। पुलिस टीम 24 घंटे यहाँ पर रहती है, निगरानी करती है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से देखिए, जैसे ये एक कब्र है, इस कब्र पर से चादर, चुनरी जो होती है वो हटा दिया गया है, रामनामी दुपट्टा हटा दिया गया है, और जो बांस की लकड़ियां होती हैं उन्हें भी हटा दिया गया है। शायद ही इससे पहले कभी शवों से कफन लूट की घटना देखी गई होगी। नाकामियों को छिपाने के लिए अगर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है, तो न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि इंसानियत के नाम पर भी कलंक है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। पंजाब के जेल में अय्याशी काटने वाला मुख्तार बांदा की जेल में तड़प रहा है। उसके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। आखिरी आसरा था जेल बदले जाने का, लेकिन वो उम्मीद भी दम तोड़ने वाली है, क्योंकि 50 दिनों की कैद में मुख्तार की हालत सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता कहानी कह रही है। मुख्तार की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। बांदा जेल में बीतेंगे मुख्तार के दिन। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जेल फिलहाल नहीं बदली जाएगी। मुख्तार अंसारी को अभी यूपी की बांदा जेल में ही रहना होगा। योगी सरकार सुरक्षा दूसरी वजहों से मुख्तार को बांदा जेल में ही रखने का मन बना चुकी है। यही वजह है कि सरकार अब प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार की जेल बदलने की सिफारिश भी नहीं करेगी। अगर कोर्ट प्रदेश सरकार से राय भी मांगती है, तो सरकार मुख्तार को बांदा जेल में रखे जाने की वकालत करेगी। मुख्तार अंसारी को जिस बात की आशंका थी उत्तर प्रदेश में, उसके साथ वही हो रहा है। मुख्तार को इस बात का पूरा यकीन था कि पंजाब की जेल भले ही उसके लिए ऐशगाह बनी रही हो, वहां से वो अपने गुनाहों की सल्तनत को चलाता रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पहुंचते ही उस पर शिकंजा कस जाएगा, उसके गुनाहों की दुनिया पर अंकुश लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेल में उसे एक अपराधी की तरह रखा जाएगा, उसके साथ एक आम कैदी जैसा सलूक किया जाएगा, और आखिरकार जो कुछ उसने सोच रखा था उसके साथ वही सलूक हो रहा है। जेल बदलने के फैसले पर सरकार का बदला मन। सख्त पहरे में बांदा में ही रहेगा मुख्तार। बांदा जेल में मुख्तार सख्त पहरे में है। यहां उसकी मनमानी नहीं चल पा रही है। हालात ये हैं कि उसके रसूख का भी जेल अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से पिछले दिनों मुख्तार ने अपना वजन कम होने की शिकायत करते हुए बांदा जेल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे, और इन्हीं शिकायतों का सहारा लेकर उसका प्लान जेल बदलवाने का था। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर जेल अधिकारी ने एबीपी चैनल को बताया कि सुरक्षा को लेकर पहले सरकारी तंत्र में मुख्तार के जेल ट्रांसफर के बारे में सोच रहा था,
जिसके विकल्प के तौर पर प्रयागराज और फतेहगढ़ समेत कई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था वाली जेलों के नाम तय किए गए थे। 50 दिन की कैद में मुख्तार की हालत खराब। मुख्तार की मनमानी पर सरकार की लगाम। पंजाब से बांदा जेल लाए गए मुख्तार की कैद को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और इस दौरान मुख्तार पर की जा रही निगरानी के आधार पर उसकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद सरकारी तंत्र मूड भी बदल चुका है। अभी तक जेलों में बंद रहे मुख्तार के बारे में हर कोई जानता है, जहां मुख्तार अय्याशी की जिंदगी काटता था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्तार को जेल की कैद गुनाहों की याद दिला रही है। यही वजह है कि अब सरकार भी उसे बांदा जेल में ही रखने का मन बना चुकी है। सुरक्षा के साथ ही मुख्तार के प्रभाव वाले मऊ और गाजीपुर जिलों से दूरी भी एक बड़ी वजह है। अधिकारी मान रहे हैं कि पूर्वांचल की किसी जेल में होने पर मुख्तार के समर्थक मुलाकात के लिए उस तक पहुंच सकते हैं, तो सुरक्षा में बड़ी चूक भी साबित हो सकता है। बांदा जेल में नहीं चल रहा मुख्तार का रसूख। आम मुजरिमों की तरह रहता है बाहुबली। मुख्तार की सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार सिर्फ एक आम कैदी की तरह है। उसके साथ हर वो सलूक होता है जो आम मुजरिमों के साथ किया जाता है। यहाँ उसकी सुरक्षा में तैनात अधिकारियों पर उसके रसूख और बाहुबल का कोई असर नहीं है। दूसरे कैदियों की तरह वो भी परिवार और बाहर के दूसरे लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा है। उसे कोई वीआईपी सुविधा भी नहीं दी जा रही है। माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही रखे जाने के फैसले के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बांदा जेल में बिताए गए 50 दिनों में मुख्तार अंसारी कतई अपने रुतबे और रसूख का इजहार नहीं कर सका है। उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो दूसरे कैदियों के साथ किया जाता है। उसे उसी तरह से रखा गया है जिस तरीके से दूसरे कैदियों को बांदा जेल में रखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह सुरक्षा इंतजामों को लेकर है। मुख्तार की हाई सिक्योरिटी बैरक से लेकर जेल कैंपस और जेल कैंपस से लेकर कैंपस के बाहर तक के सुरक्षा इंतजामों से सरकार पूरी तरीके से संतुष्ट है। 3 लेयर के सुरक्षा इंतजामों और सीसीटीवी कैमरों के जाल की वजह से मुख्तार अब तक एक भी बार अपनी मनमानी नहीं कर सका है। यही वजह है कि सरकार मुख्तार अंसारी को फिलहाल बांदा जेल में ही रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्तार को आगे किस जेल में रखा जाएगा, इसका फैसला प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट को करना था। मुख्तार के यूपी आते ही कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते कोर्ट लगातार बंद चल रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई होने पर सरकार मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही रखे जाने की सिफारिश करेगी। जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अपग्रेड कराना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। बांदा जेल की सुरक्षा पहले ही त्रिस्तरीय की जा चुकी है। पूरी जेल सीसीटीवी कैमरों से लैस है। मुख्तार की बैरक कड़ी निगरानी में है, जिससे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। प्रयागराज से मोहम्मद मोइनी, एबीपी गंगा।